हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था। और आज हम लोग उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, किस तरीके का पॉलन ग्रेन होता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को। हम लोगों ने कल पढ़ा था स्टेमेन। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जिसको आप स्टॉक भी कहते हैं। एंथर जनरली बाइलोब्ड, डाइथिकस और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। एक लोब में दो थीका होते हैं, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू में से एक सेल निकाला था जिसको हमने कहा था पीएमसी, पॉलन मदर सेल। इस पॉलन मदर सेल में हमने सबसे पहले कराया था मियोसिस, जिसके बाद बने थे चार सेल जिसको हमने कहा था टेट्राएड। अब ये टेट्राएड आपस में जुड़े हुए थे, बाद में इनमें जब डिसोसिएशन हो गया, इनका डेसिकेशन हुआ, तो फिर बने चार पॉलन ग्रेन। तो एक पीएमसी से चार पॉलन ग्रेन बने। फिर हमने देखा कि इन पॉलन ग्रेन में हुआ माइटोसिस, पहली माइटोसिस हुई। माइटोसिस के बाद दो सेल बनी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी वाली सेल को हमने कहा वेजिटेटिव सेल, छोटी वाली सेल को बोला जनरेटिव सेल। अच्छा, फिर दूसरी मियोसिस हुई सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल में। तो जनरेटिव सेल में जब माइटोसिस हुई तो दो सेल बन गई, तो टोटल उसके अंदर तीन सेल हो गई। और दो सेल बाद में बनी, उसको मैंने कहा मेल गैमीट। तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमीट। तो एक पीएमसी से चार पॉलन ग्रेन बनेंगे और 8 मेल गैमीट बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन कल मैंने लगवाए भी थे। अब मैंने ये बताया था कि 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है और 40% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है वो थ्री सेल्ड स्टेज में होता है। अच्छा, टू सेल्ड स्टेज वाला भी पॉलन ग्रेन है, थ्री सेल्ड स्टेज वाला भी पॉलन ग्रेन है, लेकिन जो थ्री सेल्ड वाला है वो ज़्यादा मैच्योर पॉलन ग्रेन है। तो अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कैसा होगा। चलिए बड़ा देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, या इसी को हम लोगों ने कहा था मेल गैमीटोफाइट। इसी को हमने कहा मेल गैमीटोफाइट। आइए देखते हैं एक सिंपल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। एक सिंपल पॉलन ग्रेन में अंदर न्यूक्लियस होगा क्योंकि हैप्लॉइड होता है, और न्यूक्लियस के बाद होगी एक मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये रहा साइटोप्लाज्म इसका, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर यहाँ एक और लेयर होगी, ये देखिए, और इसके बाहर एक और लेयर होगी, ये देखिए। ठीक है, इट मीन्स टोटल तीन लेयर हो गई। इन तीनों लेयर को मिलाकर हम लोग सेल वॉल बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल ही तो है, एक सेल है तो उसमें सेल वॉल होगी। अच्छा, अब इस सेल वॉल को हम लोग स्पोरोडर्म भी कह सकते हैं, स्पोरोडर्म। अच्छा, दूसरी चीज, ये बाहर वाली लेयर है आउटर, और एक इसमें ये अंदर वाली लेयर है इनर, और ये जो ग्रीन वाली लेयर है इसको हम लोगों ने कहा है सेल मेम्ब्रेन। आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन, एंड इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन। एक्साइन, इंटाइन। और याद करिए कल मैंने बताया था कि टेपिटम एक तरीके का केमिकल सिक्रीट करती है जो कि बनाता है एक्साइन। एक्साइन पूछेगा किस चीज का बना होता है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। वहीं अगर इंटाइन की बात करें तो ये बना होता है पेक्टो
सेल्यूलोज का, पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। अगर बात करें स्पोरोपोलिनिन की, तो स्पोरोपोलिनिन फर्दर किस चीज़ का बना होगा? ये बना होता है फैट और फिनॉल का। फैट भी जानते हैं आप लोग और फिनॉल भी जानते हैं क्या होता है। अच्छा, ये जो स्पोरोपोलिनिन है इसके बारे में कुछ बातें सीख लीजिए। पहली बात, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, मतलब इसको कोई खराब वराब नहीं कर सकता, बहुत रेजिस्टेंट है। दूसरी चीज, कैनॉट डिग्रेडेड, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, कैनॉट डिग्रेडेड बाय एसिड और अल्कलाई। ना इसको कोई एसिड खराब कर सकता है, ना ही कोई बेस खराब कर सकता है। भाई पेक्टोसेलुलोज को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? पेक्टिनेज और सेलुलेज, ये खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन स्पोरोपोलिनिन को तोड़ने के लिए अभी तक कोई एसिड और कोई बेस नहीं मिला, इसीलिए मोस्ट रेजिस्टेंस है। दैट्स वाई स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही पॉलन ग्रेन हजारों सालों तक जो है प्रिजर्व लेके रहते हैं फॉसिल के फॉर्म में। प्रिजर्व एज अ फॉसिल। तो स्पोरोपोलिनिन में आपको चार बातें याद रखनी है। ये फैट और फिनॉल का बना होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको कोई भी टेम्परेचर, एसिड या बेस खराब नहीं कर सकते, और ये प्रिजर्व रहता है एज अ फॉसिल। किस वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से। चलो आगे देखते हैं। ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। तो बेटा ऐसा है ना कि ये जो स्पोरोपोलिनिन की लेयर है, एक्साइन की लेयर है, ये लेयर कंप्लीट नहीं होती है, ये कहीं कहीं पर छूटी होती है। जैसे कि देखो, ये यहाँ पर छूटी हुई है ये लेयर, यहाँ पर मान लीजिए छूटी हुई है ये लेयर, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर भी छूटी हुई है ये लेयर, है ना, मतलब ये लेयर कंप्लीट नहीं है, कहीं कहीं पर छूटी हुई है, जहाँ पर बना हुआ है पोर। तो एक्साइन की लेयर कंप्लीट नहीं है, लेकिन इंटाइन की लेयर कंप्लीट है। अच्छा, अब इस पोर को कहा जाता है जर्म पोर। सोचिए, जब पॉलन ट्यूब आएगा तो वो पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर करेगा? भाई स्पोरोपोलिनिन तो बहुत ही हार्ड लेयर है ना, पॉलन ट्यूब तो अंदर जाएगी ही नहीं। तो इसीलिए कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, यहीं से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी। इस जगह को कहते हैं जर्म पोर, यहीं से जर्म ट्यूब अंदर जाता है। अब जर्म पोर कितना हो सकता है? मैक्सिमम, देखो बनाए तो हैं, मैक्सिमम 3 हो सकता है और मिनिमम 1। तो जर्म पोर 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर जर्म पोर 1 है तो इसको कहते हैं मोनोकाल्पेट, पूछा जाता है ये सब, मोनोकाल्पेट। अगर जर्म पोर 3 है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकाल्पेट, मोनोकाल्पेट एंड ट्राइकाल्पेट। इसका एग्जाम्पल भी आसान है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोकाल्पेट मिलेगा मोनोकॉट में। देखिए, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मोनोकाल्पेट मोनोकॉट, ट्राइकाल्पेट डाइकॉट, बस हो गया ख़त्म। ये एग्जाम्पल है इसका। तो जर्म पोर या तो 1 होगा या फिर 3 होंगे। 1 होगा तो मोनोकाल्पेट मोनोकॉट, 3 होगा तो ट्राइकाल्पेट डाइकॉट, 2 नहीं हो सकते, 1 होंगे या 3। अच्छा, अब ये तो हो गया बेटा एक सिंपल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। अभी इसमें मैंने मेल गैमिट नहीं दिखाया, ये सिंपल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की तरफ है एक्साइन और अंदर की तरफ है इंटाइन। फिर हम लोगों ने जर्म पोर देख लिया, 3 होते हैं या फिर 1 होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब ज़रा सा पढ़ लेते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन के साइज़ वगैरह के बारे में, साइज़ कैसा होता है। तो अगर हम बात करें स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, तो इसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। जैसे हमने कहा स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फिश इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ब्रायोलॉजी। उसी तरीके से स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन पैलिनोलॉजी। बात करें अगर हम लोग पॉलन ग्रेन के साइज़ की, तो इसका साइज़ होता है 25 टू 50 माइक्रोन। बहुत छोटा होता है बेटा, 25 टू 50 माइक्रोन इनकी साइज़ होती है। चलो अब अगर बात करें पॉलन वायबिलिटी की, देखिए वायबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी देर तक वो एक्टिव रह सकता है। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी। तो अगर हम बात करें व्हीट और राइस की, तो मान लीजिए गेहूं का खेत है, उसमें से पॉलन ग्रेन निकला और ये पॉलन ग्रेन को किसी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो आधे घंटे में पहुंच जाए, 30 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 मिनट से कम टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ये पॉलन ग्रेन ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वायबिलिटी। तो व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है वो होती है 30 मिनट। 30 मिनट में पहुंच जाएं, वरना फिर ख़राब हो जाएगा। नहीं, 30 मिनट पिज़्ज़ा डिलीवरी, बस वही चीज़ है। व्हीट और राइस के पॉलन ग्रेन 30 मिनट में पहुंच जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रोजेसी, जिसमें रोज आ जाएगा, रोजेसी। लेग्यूमिनेसी, जिसमें लेग्यूम्स आ जाएंगे, दाल। एंड सोलेनेसी, पोटैटो फैमिली, पोटैटो ब्रिंजल टोबैको सब इसी में आते हैं। रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। इसके जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है ना बेटा, वो एनसीईआरटी ने लिखा है फॉर मंथ। बस फॉर मंथ, कितने मंथ ये नहीं याद करना है आपको, फॉर मंथ, महीनों तक होती है। अच्छा, अब मान लीजिए राइस का कोई पॉलन ग्रेन है और मैंने कहा कि बेटा इसको लेके तुमको जाना है जापान, जाओ चले जाओ। तो जापान आज तो पहुंच नहीं जाओगे फ़ौरन, कम से कम 2 दिन लगेगा तुमको पहुंचने में। अगर बाई प्लेन भी जाते हो तो 2 दिन में तो ये राइस का जो पॉलन ग्रेन है वो ख़राब हो जाएगा। तब क्या करें? तब इसके लिए एक तरीका निकाला गया क्रायो प्रिजर्वेशन का। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब उसके बाद आप उसको कहीं ले जाइए दुनिया में, जितने टाइम तक रखिएगा वो वहाँ पे प्रिजर्व रहेगा। इसी को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नहीं, जैसे सीड को हम लोग स्टोर कर लेते हैं सीड बैंक में, वैसे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है पॉलन बैंक में। मैं लिख देता हूँ इस लाइन को, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, इन लिक्विड नाइट्रोजन। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पर। इस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में अगर हम पॉलन ग्रेन को रखते हैं तो वो पॉलन ग्रेन ख़राब नहीं होगा। फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी ले जाइए। भाई व्हीट और राइस तो 30 मिनट में ख़राब हो जा रहे थे ना, ये नहीं ख़राब होगा। इसी टेक्निक को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और इसी टेक्निक की मदद से स्पर्म को भी स्टोर किया जाता है, सीड को भी स्टोर किया जाता है और पॉलन ग्रेन को भी स्टोर किया जाता है। चलिए, समझ में आ रहा है कुछ? रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पढ़ लेते हैं हम लोग ज़रा सा पॉलन एलर्जी के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं
पॉलन एलर्जी। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जिनको एस्थमा है, तो उन या फिर ब्रोंकाइटिस है। एक्चुअली में बेटा देखो होता क्या है ना, ये पॉलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं और ये हवा के साथ उड़ते रहते हैं। अब अगर किसी सस्पेक्टेड पर्सन के नेज़ल ट्रैक में चले गए, तो अगर उनको एलर्जी हो गई तो एस्थमा वगैरह हो जाता है बेटा, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उड़ते रहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, पार्थीनियम। पॉलन एलर्जी कौन कॉज करता है? पार्थीनियम, ऑल्सो नोन एज कैरेट ग्रास। ये जो पार्थीनियम है ना, ये बाय मिस्टेक वीट के साथ इंपोर्ट हो गया था, गलती से आ गया था। इंपोर्टेड टू इंडिया बाय मिस्टेक विथ वीट। गेहूं के साथ गलती से इंडिया में पार्थीनियम भी आ गया। अब जब ये आ गया तो ग्रो कर गया, आज देखो कितनी तबाही मचा रहा है। तो इसकी वजह से बेटा लोगों को बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और ये गलती से लाया गया था। क्या क्या इन्फेक्शन हो जाते हैं? इट कॉजेज एस्थमा, इट कॉजेज एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा हो जाती हैं। चलिए ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी के बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पॉलन प्रोडक्ट के बारे में। भाई पॉलन ग्रेन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ किया जाता है। पॉलन प्रोडक्ट, ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट। पॉलन ग्रेन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस पॉलन ग्रेन को जो है एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में। और साथ ही साथ इस पॉलन ग्रेन की टैबलेट या सिरप को रेस हॉर्स नहीं होते हैं जो ऐसे घोड़े जो कि दौड़ते हैं रेस में, या फिर एथलीट्स, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे इसके काम हैं। इंडिया में तो अभी इतना चलन नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज में बहुत मिलता है ये सब। चलिए पॉलन प्रोडक्ट देख लीजिए बेटा। पॉलन ग्रेन इज न्यूट्रिटिव। तो पॉलन टैब मतलब पॉलन ग्रेन की टैबलेट एंड साइरप यूज एज फूड सप्लीमेंट। इनको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। तीसरी बात, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। बस बहुत आसान सी चीज़ें हैं ये सब, कि पॉलन प्रोडक्ट, पॉलन ग्रेन को जो है टैबलेट के अंदर इकट्ठा करके और सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है। काफ़ी न्यूट्रिशन होता है बेटा इसमें। सोचो ना भाई, आखिर हनी भी पॉलन ग्रेन क्यों खाती है? सोचो कितना न्यूट्रिशन होता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में। हम लोगों ने सारी डिटेल पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन बनाने में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा 1+2 का प्रोसेस होता है। 1+2 का मतलब देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा था, एक मियोसिस, 2 माइटोसिस, यही तो हो रही थे। स्टार्टिंग में हुआ एक मियोसिस हुआ और 2 माइटोसिस हुआ। लेकिन अभी जब हम लोग फीमेल का पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, तो वहाँ पर 1+3 का रूल होगा।
एक मियोसिस 3 माइटोसिस, यहाँ पर एक मियोसिस 2 माइटोसिस हो रही है। अगर हम अब कुछ क्वेश्चन देख लें ज़रा। अगर मैंने कहा कि 12 पीएमसी है, 12 पीएमसी से कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो एक पीएमसी से 4 बन रहा है, तो 12 पीएमसी से 12 इंटू 4 कितना हो गया, 48 पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो जाएंगे। और एक पीएमसी में, एक पॉलन ग्रेन में, अगर एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट हैं, तो बताइए 48 पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होंगे। तो सिंपल सा 48 इंटू 2 कर देना, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए 100 सीड है, राइस की 100 सीड बनाने के लिए कितना मियोसिस होगा। एक क्वेश्चन है, राइस की 100 सीड बनाने के लिए कितना मियोसिस करें। तो कुछ नहीं, इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है n/4, 100/4, 25 मियोसिस करना पड़ेगा आपको। इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। होपफुली हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया मेल गैमिटोफाइट। अब कल हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमिटोफाइट, और फीमेल गैमिटोफाइट में वही एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से एम्ब्रियो सैक बनता है, उसके अंदर एग कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।